My name is Dr. Ghulam Mustafa, and I'm here your instructor and main teacher of Agriculture Economics, Econ 4140 from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. आज का हमारा वही कंटेंट्स है जो पिछले लेक्चर में थे, और हम पिछले ही लेक्चर इस वीक के जो फर्स्ट लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो सेकंड लेक्चर हमारा कंसिस्ट करेगा द फार्मिंग एनवायरनमेंट, नेचुरल हैज़र्ड, रिस्क एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़। ऑफ कोर्स इसको हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं, और हम पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और हम फर्दर सोर्स और अनसर्टेनिटीज़ के सोर्सेज क्या हैं और किस तरह हम इन सोर्सेज को हम देखते हुए किस तरह मैनेजमेंट टेक्निक बना सकते हैं। हमें रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के अगर सोर्सेज का पता चल जाए, उनके ओरिजिन्स का पता चल जाए, तो डेफिनेटली हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ द फार्म रिस्क के हमने जो पिछले लेक्चर में जो बात की थी कि सोर्स क्या होते हैं फार्म रिस्क के, उसमें हमने 2 पढ़े थे। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है, इट पोस्टेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फार्म सिस्टम, और ख़ास तौर पे फार्मिंग सिस्टम में यील्ड को इम्पैक्ट करता है ये, राइट। कि एक ये है कि ये यील्ड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। उसमें चीज़ें हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट है कि कुछ नेचुरल हैज़र्ड्स आ गए, कुछ साइक्लोन आ गए, कुछ फ्लड्स आ गए, सी लेवल राइज कर गया, सुनामी आ गए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। दीज आर डायरेक्टली लिंक के वो जो आपके फार्मिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। और फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि बैड पॉलिसीज़ कुछ इस तरह बना दी गई, कुछ इकोनॉमिक लोगों की डिमांड कम हो गई, या समटाइम ये होता है सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो ये भी एक रिस्क को क्रिएट करते हैं। और फिर सोशल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, कि सोशल इन्वायरमेंट भी हम देखेंगे कि किस तरह ये फार्मिंग इन्वायरमेंट को रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी बना देती है, कुछ टैक्सेस ऐसे लगा देती है, कुछ ऐसी पॉलिसी जो डायरेक्टली फार्मर को जो अफेक्ट करती है, वो चीज़ें जो आपके रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती हैं। और फिर कुछ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो तो भी ये फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। और फिर कुछ इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं, आप देखें पूरी कंट्रीज़ में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की जंग हो रही है। तो समटाइम जब वो सोशलिस्ट कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे होते हैं मेजॉरिटी लोग, या कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ आते हैं, तो ये भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फार्मर को और फार्मिंग लेबर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है और इसकी यील्ड को इम्पैक्ट करती है। इसको हम 1 बाय 1 आगे देखते हैं जी। इसके बाद अगर देखा जाए नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जो हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स टाइम डिपेंडेंट बायोलॉजिकल नेचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर विद ऑल इट्स अनसर्टेनिटीज़। कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में होता है, ये हाईली डिपेंडेंट नेचर होता है, और क्लाइमेट ख़ास तौर पे सूटेबल क्लाइमेट हो, सूटेबल नेचर हो, ठीक है। एक पार्टी देखें, वीट क्यों सर्दी के मौसम में ही हार्वेस्ट होता है, गर्मी में वो उसको गर्मी में वो हार्वेस्ट होती है, सर्दियों में उसको प्लांट करते हैं। इसके लिए एक ख़ास किस्म का वेदर, और इसको कहा जाता है कि इट्स अ हाईली लिंक्ड विद द, और इसका जो सूटेबल वेदर है और एक सस्टेनेबल नेचर है जो है, वो इज़ अ मेन इनपुट ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम। द पॉसिबल vicissitudes ऑफ द शॉर्ट टर्म वेदर्स, कि ये उसके जो एक होता है ना, अल्ट्रेशन हो जाती है लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट की वजह से। द पॉसिबल vicissitudes of the short-term weather
ड्रार्स, फ्लड्स, फॉरेस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन, ये भी इसकी जो लॉन्ग रन में इसकी प्रेजेंस जो होती है, ये भी इसकी जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट जो होती है, ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती हैं, राइट। और इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज जैसे आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, मैंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज, ये अक्सर मैं क्लासेस में कहता हूँ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता हूँ कि अगर इसी तरीके से वेदर चेंज होता रहे तो हिमालय ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे। तो कैन यू इमेजिन कि कितनी ये हावी क्रिएट करेंगे, हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया सारा डूब जाए। तो ये भी चीज़ होती है कि फ्लड्स, ड्राट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इसके बाद और भी जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो eruptions, लैंडस्लाइड्स, वाइल्ड फायर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हुई इस दफ़ा, कनाडा के ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एंड एवर चेंजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। और इस वक्त जो हमारे वो पेस्ट आया हुआ है, जो लुकोसेट, वो जो क्या कहते हैं, ये देखें, ये भी नेचुरल हैज़र्ड्स है जो हमारे जनूबी पंजाब में वो कहते हैं हज़ारों एकड़ के हिसाब से वो फसलों को तबाह कर गई हैं। ये टिड्डी दल जिसे कहते हैं, ग्रास ऊपर जो है। तो ये चीज़ें जो है नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो होती हैं, नेचुरल कैटास्ट्रोफी जो होती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट जो होती हैं, ये भी हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारी रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती हैं। अब देखें ना कि कितना ज़्यादा रिस्क होगा। एक फार्मर जो है वो ये इस वक्त राइस को प्लांट करे तो उसे पता चले जी कल कितना बड़ा रिस्क है वो लोकोसर जो आया हुआ है, टिड्डी दिल जो है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें भी हैं, ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल हैज़र्ड्स जो हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो हैं, क्लाइमेट चेंज उसमें हो सकता है, ड्राट्स और फ्लड्स हो सकते हैं। ये चीज़ें आपके जो क्या कहते हैं आपके एग्रीकल्चर में, फार्मिंग सिस्टम में रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती हैं। अच्छा, हम दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि दूसरा मेजर सोर्स ऑफ रिस्क जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अच्छा, इसमें रिस्क एसोसिएटेड विद फार्म सिस्टम्स, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट रिलेट टू द अनसर्टेनिटी अबाउट, कि इसमें जो रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिएट होता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस की वजह से हो सकता है। सबसे पहली बात तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक्स में जैसे डिमांड एंड सप्लाई है, तो डिमांड एंड सप्लाई ये दो एक मेजर फैक्टर है जो रिस्क को क्रिएट करता है। इसमें फॉर एग्जांपल डिमांड की साइड करें, डिमांड साइड की अगर बात करें तो अगर लेट्स से कि डिमांड अगर लोगों की ज़्यादा हो जाती है, राइट, और क्या होता है कि फिर अगर सप्लाई कम हो तो क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाती है व्हेन देयर आर फ्यू गुड्स एंड डिमांडर्स आर मोर। तो ये डिमांड और सप्लाई, और फिर सप्लाई के प्रोड्यूसर के हिसाब से, अगर फार्मर के हिसाब से देखा जाए तो अगर प्राइसेस कम हो, ठीक है, अगर प्राइसेस कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो ये फार्मर इससे हर्ट होता है। काबवेब फिनोमेना क्या है कि फार्मर की जब बम्पर क्रॉप होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, फार्मर इससे अफेक्ट होता है, राइट। और दूसरे साल वो क्या करता है, चूँकि वो देखता है पिछले साल प्राइस कम थी, वो एकरेज कम करेगा। तो जब वो एकरेज कम करेगा तो प्रोडक्शन कम होगी, और फिर क्या, प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी जब बढ़ती है तो इसमें इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बेनिफिट उठा जाते हैं, फार्मर को प्राइस राइज का भी फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं पहुंचता। अच्छा, इसके बाद जो भी मार्केट डिमांड और सप्लाई होती है, ये एग्रीकल्चर की बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट प्राइसेस को अफेक्ट करती है, और दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन मूव टुवर्ड द मार्केट फेलियर, कि अगर फार्मर की इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ती जाए और आउटपुट की जो प्राइसेस कम होती जाए, तो ये भी एक पॉइंट है जो रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। दैट इज़ द मेजर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई।
दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, राइट। इस तरह अगर फार्मर लोन है या दूसरी चीज़ें, इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन जब हो जाती है तो अल्टीमेटली फार्मर की इनपुट्स जो है वो कॉस्टली हो जाती है। उसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि 2008-9 में तकरीबन शहबाज शरीफ ने जब 500 की बजाय डायरेक्ट डबल जो है वो सपोर्ट प्राइस कर दी, 1000 रुपया कर दिया। तो पहले जब 500 प्राइस हुआ करती थी तो फार्मर की इनपुट्स जो थी वो पर मंथ अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 100-150 रुपया मतलब उसकी कास्ट थी। यानी कि जो फार्मर की कास्ट जो थी पहले वीट के ऊपर अगर 10,000 से 15,000 रुपया एक एकड़ ऊपर खर्चा आता था, तो प्राइस राइज करने से क्या हुआ, वो खर्चा 20-25,000 30,000 तक पहुंच गया। तो आज अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो एक एकड़ के ऊपर तकरीबन 40 से 50,000 रुपया वीट सोइंग के ऊपर लगता है। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें जो भी हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती हैं। इस तरह इंटरेस्ट रेट्स हैं जो ख़ास तौर पे अगर फार्मर क्रेडिट लेते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हों, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हों तो डेफिनेटली फार्मर को वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा और डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन फार्मर्स को जो लॉसेस होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी थ्रू अवेलेबिलिटी एंड मेरिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन होती है ये भी रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें बात कर लेते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आती है जो पिछली टेक्नोलॉजी की ऑब्सोलीट कर देती है। इसकी आप एक और तरीके से भी एग्जांपल ले लें कि मतलब अगर आईफोन 11 आता है तो 10th के जो आईफोन की डिमांड और उसकी प्राइजेज़ जो हैं वो तकरीबन मार्केट से फिनिश हो जाता है। अब जिस बंदे ने पहले जो आईफोन 10 लिया था वो तकरीबन 1.5 लाख का था, तो उसकी 1.5 लाख तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी, ठीक है ना। इसी तरह फार्मिंग की अगर बात की जाए, जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जब लेटेस्ट टेक्निक्स आती है, उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, वो ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये जब उनकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट होती है फार्मर्स की वो ख़त्म हो जाती है और ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी का भी फार्मर के ऊपर रिस्क रहता है, राइट। कि मतलब ऐसा भी आप अगर इसमें अगर और थोड़ी सी डिटेल में जाएं, आप ऐसा करें कि ऐसा देख सकते हैं कि अगर कॉटन है, ठीक है ना, कॉटन की अगर कोई सब्स्टिट्यूट्स कुछ इस तरह की क्रॉप्स होती हैं जो कपड़ा वगैरह जिनसे बनता है, कुछ और भी एक दो होते हैं, मेरे ख्याल में पॉलिस्टीन है या कुछ तरह का नाम है जिससे और भी कपड़ा बनता है, रेशम का मतलब कीड़ा कह सकते हैं। अगर वो चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो रेशम के कीड़े को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर दे और हो सकता है कि कॉटन क्रॉप्स को वो मतलब सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये ऑलवेज़ जो है रिस्क जो है न्यू टेक्नोलॉजी का वो रहता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इनपुट्स को चीपर कर दे। तो ये तो खैर बेनिफिट होगा फार्मर के लिए, लेकिन इन द शॉर्ट रन अगर हम बात करें तो फार्मर के लिए ये अनसर्टेनिटी रहती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी इज़ एन इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ रिस्क, और इसमें मतलब समटाइम फार्मर लॉस में भी जाता है, समटाइम वो बेनिफिट में आता है। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द अनसर्टेनिटी इन द फार्मिंग एनवायरनमेंट, क्रिएट्स द रिस्क इन द फार्मिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, जो हमारा तीसरा सोर्स ऑफ रिस्क है नेचुरल, जिसे हम कहते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, उसमें से पहला हमने नेचुरल पढ़ा, दूसरा हमने जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ा, तीसरा एक्सटर्नल सोर्स जो है वो सोशल इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट ये है कि चेंज इन एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल कैन इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी एंड कम्पिटेंस ऑफ द फार्म लेबर सप्लाई। इसमें ये है कि ये विद रिस्पेक्ट टू द, आप फार्म लेबर के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, लोगों की जब एजुकेशन और लाइफस्टाइल चेंज होता है, जब उनमें अवेयरनेस आती है, तो भी क्या होता है कि ये एक रिस्क और अनसर्टेनिटी इन फार्मिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट करती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स से कि अगर लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया, वो कहते हैं जी ये जो पेस्टिसाइड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड और इंसेक्ट का अटैक होता है, ये चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है ये लोगों का जब लाइफस्टाइल जो चेंज होता है या एजुकेशन जब उनकी चेंज होती है,
तो वो अवेयरनेस आती है हेल्थ के रिलेटेड, उनको अवेयरनेस आती है और वो कहते हैं कि हमने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जिन प्रोडक्ट के ऊपर ना स्प्रे किया गया हो, हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है जिनके ऊपर स्प्रे ना किया हो। यानी कि वो फार्म जो एंड कंज्यूमर है वो टुवर्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्ट का अटैक ना हुआ हो। या ऐसी वो दूध बहुत से लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं जिन भैंसों को टीका ना लगाओ, क्योंकि ये जो टीका लगाते हैं, बूस्टर्स लगाते हैं, भैंसों को ज़्यादा दूध लेने के लिए बूस्टर्स वगैरह लगाते हैं, तो ये स्टडीज़ ने रिवील किया है कि इनकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, राइट। तो इसके भी हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर लोगों को जब ये एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस आए, तो फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी जो है वो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये है कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग पाकिस्तान में हो रही है, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का अटैक हो रहा है, तो ये भी फार्मर को रिस्क होता है कि हो सकता है कि हमारी पेस्टिसाइड्स की वजह से या इंसेक्टिसाइड्स की वजह से या हमारी इन चीज़ों की वजह से लोग जो हैं वो प्रोडक्ट ना ख़रीदें और फार्मर को अल्टीमेटली इसका लॉस होगा। ये क्योंकि ये एक किस्म का रिस्क तो डेफिनेटली रहता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लेबर सप्लाई के हिसाब से बात करें कि ये भी हो सकता है कि मतलब इन द लॉन्ग रन जो है वो जब एजुकेशन और लाइफस्टाइल खुद फार्मर का ठीक होता है, उनके आप आजकल देखें ना कि बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, उनके फार्मर्स अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। वो बहुत से आपको फार्मर्स मिलेंगे जो अपनी फार्मिंग सिस्टम को छोड़ के जो है वो शहरों की तरफ मूव किए हैं उन्होंने, बच्चों की वजह से या उनके बच्चे जो है वो उनका लाइफस्टाइल ठीक हो गया। तो जिससे लेबर सप्लाई का और लेबर कम्पिटेंसी का मतलब, जब एक ये देखें ना कि एक बंदा है वो पढ़ लिख गया, उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, तो होना तो ये चाहिए कि चूँकि वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर आया है तो फार्मिंग को अच्छे तरीके से करेगा। होता ये है कि वो स्किल्ड लेबर जो है वो शहरों की तरफ मूव कर जाती है। अगर वही अपना नॉलेज वो है फार्मिंग सिस्टम में अप्लाई करते तो हो सकता है हमारी फार्मिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती। तो ये भी एक रिस्क होता है फार्मिंग सिस्टम में, जो सोशल इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट होता है कि अल्टीमेटली लेबर की जो कम्पिटेंसी है वो डिक्रीज़ होती जाती है ड्यू टू द चेंज इन द एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। और फिर सोशल इन्वायरमेंट में वार जो होती हैं, ये हमारा जैसे डिफेंस सिस्टम है जो हमें थ्रेट्स रहते हैं या वो क्रिएट्स किए गए हैं व्हाट्सएवर, कि इंडिया है या पाकिस्तान है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो फार्मिंग क्या होगी। ख़ास तौर पे देखें ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एग्रीकल्चरेबल लैंड हज़ारों एकड़ है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है तो फार्मर वहाँ से निकल के तो आप पीछे अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाते हैं कि जी LOC पर हालात ख़राब हो गए। तो अल्टीमेटली ये जो वार और कंडीशन अगर लॉन्ग रन में रहे तो इससे फेमाइन का और ये कहत का ख़तरा भी रहता है। और चौथा बड़ा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिस्क है वो पॉलिसी इन्वायरमेंट है, कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे जिसकी वजह से जो फार्मिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह बना देती हैं, उसमें यह है कि कमोडिटी प्राइसेस एंड मार्केटिंग, कि ये एक बड़ा रिस्क है कि वो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स जो होंगी उसकी प्राइसेस क्या होंगी और उनको मार्केटिंग कैसे करना है। अब देखें ना कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ मार्केटिंग के नए टूल्स निकाल दे, अगर वो प्राइसेस को डिस्टॉर्ट कर दे, प्राइस ऊपर नहीं। अब ये देखें ना, एक बजाते खुद ये अल्फाज बोलते हुए एक रिस्क सा क्रिएट होता है कि पता नहीं इसकी प्राइस क्या होगी जी, पता नहीं इसकी मतलब हम मार्केटिंग इसकी कर पाएंगे कि नहीं, हमारी ये आउटपुट बिकेगी कि नहीं। तो ये बजाते खुद ही एक अनसर्टेनिटी और रिस्क, और ख़ास तौर पे मैंने कहा कि जितना ज़्यादा लंबा अरसा होगा तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, और अनसर्टेनिटी व्हेन लिंक्ड विद द रिस्क, और उससे फार्मर की वेल बीइंग जब अफेक्ट होती है तो देखते हैं अच्छा जी मैं वो ये पर्टिकुलर ख़ास तौर पे ये जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं, जो वैल्यूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जैसे सब्जियां हैं,
जैसे ये चीज़ें जो ख़ास तौर पे सब्जियों में रिस्क और अनसर्टेनिटी मार्केटिंग और प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है कि मैं मटर लगाऊं जी, या मैं ख़ास सब्ज़ी लगाता हूं, पालक लगाता हूं, तो मुझे नहीं पता होता इसकी क्या प्राइसेस है। अब देखें ना, कहीं कभी तो ये गाजर जो है ये 100 रुपये किलो होती है और कभी ये 5 रुपये की 5 किलो होती है। तो ये बजाते खुद एक रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है प्राइजेस और मार्केटिंग की वजह से। ये बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो है वो फार्मिंग एनवायरनमेंट में इस चीज़ को अनसर्टेनिटी और रिस्क को क्रिएट करती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, के क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम में, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट्स होते हैं। अब इसकी कास्ट क्या है, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट आप बैंक से लेने जाएं या माइक्रो फिनांस बैंक हैं, बहुत सी ऐसे बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर एक बैंक्स दे देते हैं, जो माइक्रो फिनांस क्रेडिट्स इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। वो फार्मर को कहते हैं ठीक है जी, आप 1 लाख रुपए तक जो है वो ले लें, एक भैंस ले लें या कुछ इस तरह की चीज़ें ले लें। तो कास्ट जो है, अगर उसकी क्रेडिट की कास्ट, अब सम टाइम ये है कि प्रोसेसिंग कास्ट और इस तरह की चीज़ें, छोटे फार्मर्स के लिए बात कर रहा हूँ, तब जब ये भर जाती है तो इससे रिस्क भी क्रिएट होता है। इसी तरह वाटर राइट्स एंड अदर इनपुट्स। अब जब गवर्नमेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इनपुट्स सब्सिडाइज्ड रेट पे देती है तो ये भी रिस्क क्रिएट करता है। मतलब इसमें वाटर राइट्स की अब नंबर ऑफ मिनट्स, 1 एकड़ के लिए तकरीबन 32 मिनट्स जो हैं वो एलोकेट किए गए। तो ये डिफरेंट फार्मर के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि अच्छा जी, जिनके नंबर ऑफ एकड़ ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा मिलेगी, या जिनके नंबर ऑफ एकड़ कम है, यानी कि ये भी एक रिस्क और अनसर्टेनिटी है कि क्या फार्मर को वाटर राइट्स होगा भी कि नहीं। मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से कि ये मेरा 32 एकड़ है, एक वीक में मुझे मिलता है 1 एकड़ के लिए पानी, नहरी पानी मिलता है। अब अगर वो वाटर ही अवेलेबल ना नहर में हो तो ये भी रिस्क होता है ना, फार्मर को ये रिस्क होता है कि पता नहीं नहरी पानी आए कि ना आए। तो ये भी एक रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जब गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और ख़ास तौर पे अगर सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाए, ठीक है ना। अब देखें ना कि जो भी हुक्मरान आता है तो वो कहते हैं जी लोकल मार्केट्स या गाँव में सोलंग पुराने ज़मानों में, अब छोटी सड़कें, पक्की सड़कें, ये एक्चुअली जो पक्की सड़कें जो गाँव वगैरह को देते हैं तो इसके पीछे एग्रीकल्चर फैक्टर इन्वॉल्व होता है, राइट, ताकि फार्मर अपनी इनपुट्स को इजीली मार्केट कर सके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या इसे आप कहते हैं कि अनअवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट बनाए ही ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना बनाए। मतलब आप देखें ना कि गांव से अगर लाहौर की तरफ वेल एस्टेब्लिश्ड अगर सड़कें हों, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, या मैं आप कह सकते हैं चीचों की मलिया या इस तरह की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर वेल एस्टेब्लिश्ड हो तो फार्मर अपनी इनपुट्स को इजीली लाहौर की जो मेजर डिमांडर है उसको कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेजर सोर्स ऑफ रिस्क है इन फार्मिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जैसे मैंने पहले बात की कि जैसे लोगों की डिमांड के हिसाब से, हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि जब लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि समटाइम गवर्नमेंट पॉलिसी भी बना देती है कि आपने इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना, आपने इस क्रॉप के ऊपर जो है ना पेस्टिसाइड का नहीं करना, आपने ये सब्जियों को गंदा पानी नहीं लगाना, या इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो है वो बना देती है, और जिस वजह से क्या होता है, रिस्क क्रिएट होता है इन फार्मिंग एनवायरनमेंट। इस तरह सेफ्टी और हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखा जाए कि पैकेजिंग ऐसी हो या फार्मिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके बारे में, जैसे ये जूट बैग के रिलेटेड हो गया या वीट के रिलेटेड हो गया, कि डिफरेंट अगर हेल्थ स्टैंडर्ड्स बना दें, और ख़ास तौर पे हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है वो होते हैं इसके रिलेटेड जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के ऊपर, कि ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो जब ये रिस्क अवेलेबल हो तो ये बज़ाते खुद हेल्थ स्टैंडर्ड्स जब गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की बनाती हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड और सेफ्टी के रिलेटेड, तो ये भी रिस्क और अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है इन फार्मिंग इन्वायरमेंट। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इसमें हम
ने फर्दर कुछ सोर्स ऑफ रिस्क की बात की और किस तरह वो फार्मिंग सिस्टम के साथ लिंक करता है, और हमने डिफरेंट नेचुरल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नेचुरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। और प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, कीप द फिज़िकल डिस्टेंस विद योर लव वन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।